हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें से हम 2019 का पेपर सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर सॉल्यूशन और उसमें से हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन आंसर और देखेंगे कि इनके ये आंसर कैसे हुए, वो सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत में, यानी भारत का जो मैप है उसमें बिहार की जो स्थिति है, तो बिहार कहाँ पे आता है भारत में, पूर्व की तरफ यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ आता है। जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ रह जाता है, उत्तर की तरफ, और गोवा यहाँ दक्षिण की तरफ रह जाता है। पर एग्जैक्ट दक्षिण की तरफ नहीं है गोवा, और ना ही जम्मू कश्मीर पूरा उत्तर की ओर है। तो बिहार के सापेक्ष अगर इनकी स्थिति देखेंगे हम, तो क्या होगा, जैसे ये ऐसे होगी, ऐसे लाइन खींचेगी, ये वाला लाइन ऐसे खींचेगी, क्या होगा, पहले क्या आ जाएगा, उत्तर और पश्चिम, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ, अगर उत्तर की तरफ होता तो ऐसे सीधी लाइन आती। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे तिरछी हो रही है, पश्चिम की तरफ हो रही है, तो उत्तर पश्चिम आ जाएगी जम्मू कश्मीर की। तो और गोवा की स्थिति क्या आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाए, क्योंकि दक्षिण भी आ रहा है और पश्चिम भी आ रहा है। अगर एग्जैक्ट दक्षिण होता तो वो ऐसे सीधा आता। ठीक है, और आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि पहले जम्मू कश्मीर की बतानी है आपको। तो पहले आएगी उत्तर और पश्चिम, फिर आएगी दक्षिण और पश्चिम। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कई बार हम जल्दबाजी में गोवा की अगर दक्षिण और पश्चिम है तो वो पहले करके उत्तर और पश्चिम करके ऐसे गड़बड़ी में क्वेश्चन गलत कर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जम्मू कश्मीर की पूछी है तो आपको वही बतानी है। तो जम्मू कश्मीर की बिहार के सापेक्ष क्या स्थिति है, उत्तर और पश्चिम, और गोवा की है दक्षिण और पश्चिम। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आया कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होगा, किसी द्रव पदार्थ का गैस में बदलना, वही वाष्पीकरण होता है। और द्रव पदार्थ गैस में कैसे बदलेगा, अगर हम उसको ताप बढ़ाएंगे तभी बढ़े, वो वाष्पीकरण होगा उसका, द्रव का। तो ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, यानी सबसे कम वाष्पीकरण कौन सी स्थिति में होगा, वो हमसे पूछा गया। पहली स्थिति क्या दी गई हमें, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण तो ज्यादा होगा, तो ये वाली स्थिति तो सही नहीं है, ये गलत हो जाएगी। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, तो ये सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो ये वाली बात इसकी वजह से गलत होगी। तापमान तो घट रहा है इसमें पर सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो उस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, सतह क्षेत्र घटता लेकिन तापमान बढ़ता है, तो ये वाली बात भी इसमें कब गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ने से तो वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा। हमें पूछना है धीमा, बताना है हमें कि धीमा किसमें होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, दोनों में कमी होते ही क्या हो जाएगा, हमारा वाष्पीकरण कम हो जाएगा। तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता किसके द्वारा हम बता सकते हैं, किसी स्थान को समझने की दूरी और दिशा। आपको पता है मैप होता है, यानी एक ड्राइंग ही लगा ली, चित्र ही बना रहे हैं हम कि आपको पहले उत्तर की तरफ जाना है फिर पूर्व की तरफ जाना है, ऐसे हम उसको एक चित्र बना के ही तो समझा रहे हैं। और किसी स्थान को हम ऐसे ड्रॉ करके बता रहे हैं कि यहाँ पे ये स्थान है, तो चित्र के द्वारा ही बता रहे हैं। इससे किस कौशल का पता चलेगा, हमारे चित्रण कौशल का विकास होगा। स्थानों, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल के द्वारा विकसित होगी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर
एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। यानी हमें पूछा है कि जो राष्ट्र पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ है हमारा, जो ठीक है एनसीएफ, ठीक है, जो एनसीएफ है उसमें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने की बात है कब की गई थी, वो हमसे पूछा गया है। तो ऐसा कहा गया था एनसीएफ 1975 में ही बोला गया था कि प्राथमिक स्तर पर भी हमें पर्यावरण पढ़ानी है। और जो हमारे प्राइमरी लेवल है उसमें हम पर्यावरण किसके माध्यम से पढ़ाते हैं, भाषा के माध्यम से या गणित के माध्यम से पर्यावरण का अध्ययन कराते हैं प्राइमरी लेवल पर। तो इसकी सिफारिश कौन से की गई थी एनसीएफ में, एनसीएफ 1975 में। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सबसे पहले बात कहाँ पे की गई थी, 1975 में की गई थी पर्यावरण अध्ययन की, वो भी प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो पहले तो सबसे पहले आप यही बताइए कि स्थानांतरित कृषि कौन सी होती है, यानी घूम घूम कर जो खेती की जाती है, यानी 2-3 साल एक जगह कर ली फिर वो जगह छोड़ के कहीं और कर ली। ऐसी खेती कहाँ पे की जाती है भारत में, लगभग पहाड़ी इलाकों में ऐसी खेती की जाती है कि वहां पे जो पेड़ पौधे हैं घास फूस है उसको काट कर वहां के लोग 2-3 साल के लिए वहां पे खेती करते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर नई जगह पर खेती करने लग जाते हैं। इस कृषि को कई नामों से जाना जाता है, एक नाम इसका झूम कृषि भी है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि भी है। और ये खेती लगभग कहाँ पर की जाती है भारत के, मोस्टली ये की जाती है जो पूर्वी इलाका है ना भारत का, वहां पे की जाती है। जो पूर्वी इलाका है भारत का वहां पे ये खेती की जाती है, स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या है, राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नदी पर जो बांध बनाए जाते हैं और उनसे जो जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है, उनको लेके कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। नदी पर हम बांध बना रहे हैं, उससे जल विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, तो हमारे विकास में तो ये सहयोग कर रही है हमारा, पर वहां का जो इलाका है वो इससे प्रभावित होता है। यानी हमारी जो नेचुरल जो स्थिति है उसमें तो कोई ना कोई फर्क तो होगा, हम अगर बांध बनाएंगे तो वहां पे पेड़ पौधों की कटाई भी करनी पड़ेगी, पानी को रोकना भी पड़ेगा, वहां पे जो जीवन है उसमें भी परिवर्तन होगा, तो वो चीज तो उससे प्रभावित होगी, ठीक है, पर विकास में तो योगदान दे रही है। पर इससे जो विकास होगा वो सतत न हो के, मतलब एक प्रकार से ऐसे लगा लिए कि हमारा जो विकास हो रहा है वो ठीक है, अच्छी बात हो रहा है, पर वहां से उसका जीवन तो प्रभावित हो रहा है। पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। ये इसमें गलत है, ये टिकाऊ यानी सतत विकास को प्रभावित नहीं करते, विकास तो हो रहा है पर सतत नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस है क्या। ग्रीन हाउस वो मतलब वो गैसें हैं जो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, ठीक है, सूर्य का जो किरणें है वो पृथ्वी पर आती है, पर इन गैसों की वजह से वायुमंडल के चारों ओर एक परत बन जाती है, पर जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आए वापस टकरा के जाने नहीं देती, उनको बीच में ही रोक लेती है, उसकी वजह से हमारी पृथ्वी का सतह का तापमान बढ़ जाता है, उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो वो कौन सी गैसें हैं जो वायुमंडल के चारों परत बना लेती है और सूर्य की किरणों को वापस नहीं जाने देती, तो वो गैसें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और जलवाष्प भी है, ये तीनों ही हमारी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को बढ़ाती है, तो ये तीनों ही गैस इसके लिए जिम्मेदार है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। भारत में ठंडे रेगिस्तान यानी जहाँ पे ठंड ज्यादा होगी और सूखा मतलब जहाँ पे सूखा भी होगा और ठंड ज्यादा होगी, यानी
एक तो होता है जहाँ गर्मी ज्यादा होती है उस वजह से रेगिस्तान होता है, एक ठंड की वजह से रेगिस्तान, वो ठंडा रेगिस्तान हो गया। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। जो कहाँ होते हैं ये ठंडे रेगिस्तान होते हैं, वो हिमालय की वृष्टि छाया यानी हिमालय के आसपास ही पाए जाते हैं ठंडे रेगिस्तान। क्योंकि जैसे ये हिमालय हमारा, ठीक है, तो जो हवा इससे टकराती है, यहाँ ऐसे निकल जाएगी और ये ऐसे टकराएगी, तो इससे यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है। तो क्या आ गया इसका आंसर, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ये इसका गलत हो जाएगा। नहीं पूछे हमसे कि कौन सी चीज इसको प्रभावित नहीं करती है, तो हिमालय की वृष्टि छाया जो होते हैं जहाँ रेगिस्तान होते हैं वो इसको प्रभावित नहीं करते मानसून को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। यानी जो हमारे आगरा में ताजमहल है, वो उसका कलर है वो चेंज हो रहा है, पीला हो रहा है, इसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है, वो हमसे पूछा गया है। इसके लिए जो एसिड रेन होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है, वो जिम्मेदार है। और अम्लीय वर्षा में क्या होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड होता है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार है। ताजमहल के पीला होने के पीछे किसका हाथ है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का हाथ है। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। गोलकोंडा जो भारत के दक्षिण में है, वो किसने बनाया था, 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था, जो गोलकोंडा किला है वो। तो थर्ड ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15 यानी ये क्या दिया हमें, घनत्व दिया, घनत्व की इकाई क्या आती है, ग्राम पर ml। तो 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा घनत्व होता है D, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है m/v। घनत्व का फॉर्मूला, इससे ये इसकी जो यूनिट है वो बनी है। m का मतलब हो गया द्रव्यमान, मास, उसका आ गया v आयतन, वॉल्यूम, उसका आ गया मिलीलीटर या ml। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी यूनिट बन गई ग्राम पर मिलीलीटर या ml। तो घनत्व की यूनिट तो आपको पता चल गई कैसे बनी। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है घनत्व, दिया हुआ है d, दिया हुआ है 15, ठीक है, इक्वल टू, और क्या दिया m, m को कैसे कैंसिल करेंगे, और हमें दिया हुआ है आयतन v दिया हुआ है, तो v यहाँ पे हम लिख देंगे। अब m हमें निकालना है, द्रव्यमान हमसे पूछा गया है, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 45, और मास किस में होता है, ग्राम में, जी लगा देंगे, तो 45 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, और ये यूनिट भी ध्यान रखिए, कई बार यूनिट से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अदिश राशियां किसे कहते हैं, कि अदिश राशियां किसे कहते हैं। अदिश राशियां उसे कहते हैं जिसमें हम परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं बताते हैं, यानी उनके बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे टाइम हो गया, कार्य हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये हमारी सब अदिश राशियां होती है। एक और ऐसे ही एक होती है सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है, सदिश राशि में हम परिमाण के साथ साथ में दिशा भी बताते हैं। सदिश राशि में क्या करते हैं, परिमाण के साथ में दिशा भी बताते हैं, तभी उसको सदिश राशि कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार, ये सब हमारी सदिश राशि है। पर द्रव्यमान है इसमें एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का हमें कोई पता नहीं है, सिर्फ द्रव्यमान दिया है। पर भार क्या होता है, आप बोलोगे भार और द्रव्यमान में क्या फर्क है, भार होता है डब्लू, डब्लू इक्वल टू होता है m इंटू जी। जी की वजह से ये एक सदिश राशि होगी, जी हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण, m हो गया मास, तो वो होता है हमारा भार। तो ये भार होती है एक सदिश राशि, पर द्रव्यमान होती है एक अदिश राशि।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? तो क्या पूछा है कि जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर पाता, जिसमें से बस प्रकाश गुजरेगा वो तो पारदर्शी होता है कि पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जो आर पार जिसमें हमें दिखाई दे वो पारदर्शी माध्यम होते हैं। जिसमें से नहीं गुजरेगा उसके क्या कर देंगे, अपारदर्शी माध्यम होता है, यानी जिसमें हम एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते, या वो होता है हमारा अपारदर्शी माध्यम। तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 73 का। अपारदर्शी माध्यम कहते हैं जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, जैसे मोटा कपड़ा लगा लो, लकड़ी लगा, लकड़ी के आर पार देख सकते हैं नहीं, तो ये अपारदर्शी माध्यम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर कितना दिया हुआ है, 10 केजी दिया हुआ है। आप सबको पता है कि चंद्रमा और पृथ्वी में क्या होता है, जो चंद्रमा पे अगर कोई वस्तु का भार अगर आपको मान लीजिए m दिया हुआ है, ठीक है, तो पृथ्वी पर आते ही उसका भार 6 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में क्या रिलेशन है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो 6 गुना ज्यादा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, उसी की वजह से भार बढ़ जाएगा किसी वस्तु का। चंद्रमा पे दिया हुआ हमें 10 केजी, ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 केजी आएगा। उस पृथ्वी पर उस वस्तु का भार 60 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक विलय की विघटन दर ब्लैंक पर निर्भर करता है, यानी कोई विलय पदार्थ है, विलय क्या होता है, जो घुलता है, विलय, विलयन, जिसमें विलय और विलायक दोनों होते हैं वो हमारा विलयन होता है। तो विलायक जिसमें विलय घुलता है, तो उनकी जो दर होती है विलय पदार्थ की वो किस पर निर्भर करती है वो हमें बताना है। कोई पदार्थ है उसमें कोई चीज को हम घुलाएंगे तो एक मात्रा तक ही घोल सकते हैं, जैसे नमक है, पानी में घुलाते हैं तो नमक हमारा विलय है और पानी विलायक है, ठीक है, तो एक लिमिट तक ही हम नमक को पानी में घुला सकते हैं। अगर हम पानी की मात्रा को निश्चित रखें और नमक की मात्रा को बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो एक लिमिट तक ही हम नमक उसमें घोल पाएंगे, बाद में नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा। अगर हम पानी और मिलाएंगे तब उसमें नमक घुलेगा। तो इससे क्या पता चला कि जो घुलने की उसमें जो लिमिट यानी उसकी जो दर है वो किस पर निर्भर कर रही है, किस पे निर्भर करेगी, वो सतह क्षेत्र पर। यानी सतह क्षेत्र क्या हो गया, यानी पानी की एक जो यहाँ तक पानी था इसमें नमक डाला, अगर इसको हम नहीं बढ़ाएंगे तो नमक नहीं घुल पाएगा एक लिमिट से ज्यादा, तो सतह क्षेत्र पर ही निर्भर कर रही है। तो क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है विलय का विघटन दर, यानी विलय का उसमें घुलना किस पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्र पर निर्भर करता है। आज हमने किए ईवीएस के 15 क्वेश्चन। जो 15 क्वेश्चन हमारे बच गए ईवीएस के वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।